हम देखने जा रहे हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है आर्टिकल आपके 214 से 232 तक है। ठीक है, ये ओवरऑल हमेशा याद चल के चलना कि कभी कोई ऐसा आर्टिकल आता है तो आप एक मोटा मोटा आइडिया रहे कि कौन कहाँ है, किसमें है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। 215 कहता है कि हाई कोर्ट अपने आप में एक अभिलेख न्यायालय होगा। ऐसा ही सेम एससी के में कहा गया है 119 के तहत। गठन जो है वही संसद करेगी। फिर कहा है प्रत्येक हाईकोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश होगा और तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों मिलकर गठित होगा। मतलब जो भी हाईकोर्ट होगा वो एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इनकी संख्या का निर्धारण संसद ही करेगी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्षेत्राधिकार बढ़ाना हो या कम करना हो, ठीक है, वो सब चीजें किसके हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट, वो सॉरी, संसद के हाथ में है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देंगे और भारत के चीफ जस्टिस और राज्य के राज्यपाल से परामर्श ले सकते हैं इस मैटर में। ठीक है, नियुक्ति से संबंध में। और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन वो चाहे तो सीजेआई और हाईकोर्ट के सीजी और राज्यपाल से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति कोलेजियम के हिसाब से काम करेगा, उसके परामर्श पे काम करेगा। कार्यकाल 62 वर्ष का होता है उधर हाईकोर्ट में, और उधर अपना याद रखिएगा 65। ठीक है, स्वतः त्याग पद दे सकते हैं। महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जाता है। अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ही इनका निर्णय राष्ट्रपति करेगा और ये अंतिम होगा। योग्यता, भारत के नागरिक को अधीनस्थ न्यायालयों में 10 वर्ष तक वो न्यायाधीश के पद पे रहे हों, और अधिवक्ता के मैटर में भी 10। तो दोनों में 10 है, याद रखिएगा। वहां पे वो 5 हो जाता है और एक ये 10 हो जाता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 219 कहता है इनकी शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 220 कहता है हाईकोर्ट का न्यायाधीश जिस हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहा है वहां वकालत नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है, जो जिसका न्यायाधीश है उसमें क्यों वकालत करेगा? अपने ऊपर जा सकता है, अपने नीचे मतलब डाउन नहीं होगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश का जो वेतन है राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, और जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि पर। जो पेंशन दी जाएगी वो भारत की संचित निधि पर, लेकिन जो वेतन होगा वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। इसको याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 223 इंपॉर्टेंट है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऐसा ही आपने सुप्रीम कोर्ट में 126 में कहा गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी अन्य न्यायाधीश को सीजीआई के परामर्श से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति को लेके है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होगी। हाई कोर्ट के मानो कार्यों में वृद्धि हो जाती है तो वो कोरम पूरा करने के लिए राष्ट्रपति 2 वर्ष के लिए इनको नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट में ऐसा तदर्थ न्यायाधीश के मैटर में होता है। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार वही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय और मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार। तो आप जब रिट निकालने का अधिकार, अधीक्षण, नियंत्रण, ये सारी चीजें ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 105 याद रखिएगा, संसद की शक्ति और विशेषाधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 227 के अनुसार हाईकोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण और नियंत्रण करती है। याद रखिएगा, हाईकोर्ट जो है अपने नीचे के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर अधीक्षण और नियंत्रण आर्टिकल 227 के तहत करती है। 231 कहता है एक या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। वर्तमान में 25 है। अंतिम जो है अमरावती में बना था, अमरावती वाला है 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के लिए गठित हुआ था। गुवाहाटी का हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है, इसको याद रखेंगे। फिर आपका जिला न्यायालय आ जाता है। जिला न्यायालय जो है वो आपका 233 और 237 तक है। 33 कहता है राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को जो न्यायिक सेना द्वारा पदोन्नत में आया हो या उस राज्य में 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को हाईकोर्ट के सिफारिश पर जिला जज के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, प्रमुख न्यायालय जो है वरीयता क्रम में ये होते हैं। पहले जिला एवं सेशन न्यायालय होता है, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय आता है, फिर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट का आता है, फिर आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, और लास्ट में आपका राजस्व न्यायालय आता है। ठीक है, उपभोक्ता मंच जो होते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 1986। उसमें उपभोक्ताओं के विवाद को सुलझाने के लिए देश में प्रत्येक जिले में एक उपभोक्ता मंच का गठन होता है। तो आपके जिले में अभी होगा जिला उपभोक्ता फोरम। ठीक है, मंच होगा जिसमें 3 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे, और 2 अन्य सदस्यों में एक महिला अनिवार्य होगी। ठीक है, इस उपभोक्ता मंच में 5 लाख तक के मामले आप अपने जिले में ले जा सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके ऊपर भी जाना हो तो राज्य में एक होगा और केंद्र के स्तर पे एक होगा।
विशेष अधिकरण जो होते हैं, विशेष मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है, मतलब न्यायाधीश ये अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। जैसे मान लो कराधान को लेके होगा, किराया हो गया, मोटर दुर्घटना, औद्योगिक गति, मतलब ऋण वसूली, ये सब ऐसे अधिकरण होते हैं जो विशेष मामलों के लिए होते हैं। ठीक है। फिर विशेष अदालतें क्या होती हैं? जब विशेष अदालत जो है, इसमें क्या होता है, उच्च और सार्वजनिक और राजनीतिक इन पदों पर जो बैठे हुए हैं अधिकारी और व्यक्तियों, इनके द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उनकी त्वरित जांच के लिए, ठीक है, और उससे सुलझाने का प्रयास किया जाता है आपके इन वाले न्यायालयों में। इसमें मुकदमे की सुनवाई तेजी से की जाती है। विशेष अदालतों के जो निर्णय होते हैं, आपसे ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, खिलाफ अपील 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। 30 दिन के अंदर नहीं की तो ये वाला भी आपको खत्म हो जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालयों में पुराने मुकदमे को निर्धारित समय सीमा के अंदर सुलझाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है। इसमें विशेष रूप से 2 वर्ष पुराने मामले ही देख सकते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 2 वर्ष। इसमें अपराधी जमानत में छूटा होता है, नॉर्मली जो छूटा होता है, तो वो कहता है फास्ट ट्रैक में जाओ भैया, ताकि थोड़ा सा बोझ कम हो जाए। ठीक है, हर किसी को नहीं डाल सकते जेल में, तो वही सारी चीजें। फिर फैमिली कोर्ट होते हैं, फैमिली कोर्ट का याद रखिएगा, पारिवारिक अधिनियम 1984 के तहत लाया गया था। हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक फैमिली कोर्ट होगा। ठीक है, इस एक फैमिली कोर्ट होता है, इसमें इतना याद रखने वाला है। ग्राम अदालतें होती हैं, स्थानीय स्तर पर विवाद सुलझाने के लिए ग्राम न्यायालयों का भी गठन किया गया है। मुकदमा होने से पहले ही मान लो सुलझाने के लिए कहते हैं, तो वो थोड़ा इनके पास एक ये शक्ति होती है कि छोटे मोटे जुर्माने लगा सकते हैं। लोक अदालतें होती हैं, इनका आर्टिकल वो अधिनियम पूछा जाता है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा ऐसे विवादों के संबंध में जिसमें समझौता हो सकता है, मुकदमे के पूर्व ही सुलझा लिए जाते हैं। एक तरीके से वही ऊपर जो देख रहे थे स्थानीय वाले वैसे ही है, लेकिन इनका थोड़ा सा बड़ा रोल है। ऐसे विवाद को छोड़कर जिसमें समझौता नहीं हो सकता वो सब सुलझाए जा सकते हैं, मतलब जिनमें समझौता नहीं है तो वो छोड़ के बाकी सारे लोक अदालत ले जाए जा सकते हैं। फिर कुछ फैक्ट है, इसमें समझौते को महत्व दिया जाता है, ऊपर वाला जो बात कर रहे थे। यह दीवानी मामला न्यायालय की तरह कार्य करता है, इसका निर्णय अंतिम होता है, इसके विरुद्ध अपील नहीं की जाती, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेन चेंज कर लूं क्योंकि वही बार बार हो जा रहा है, ब्लू कर लेती हूँ ताकि दिखेगा। हाँ, तो इसमें जो है प्रथम लोक अदालत का आयोजन दिल्ली में किया गया था 1985 में। ठीक है, किसने किया था? जो आपके चीफ जस्टिस पीएन भगवती थे, उन्होंने। देश का प्रथम ई कोर्ट की स्थापना गुजरात में की गई थी। प्रथम संध्याकालीन या रात्रिकालीन अदालत गुजरात से ही लगाई गई है, मतलब वहीं से प्रारंभ हुई है। देश का प्रथम मोबाइल कोर्ट हरियाणा में प्रारंभ किया गया, एपीजे अब्दुल कलाम का ये विचार था। देश का पहला पेपरलेस कोर्ट हैदराबाद में स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत के प्रथम चीफ जस्टिस आनिया थे। ठीक है, वर्तमान में आपको पता ही है, उस समय रमन्ना थे, तो वो 48 पे लिखे हुए हैं। ऐसी में सर्वाधिक समय तक सीजीआई जो रहे हैं वाई वी चंद्रचूड़, अभी इस समय जो चंद्रचूड़ जी हैं उनके फादर हैं ये सर। सर्वाधिक कम समय तक सीजीआई कोई रहे हैं तो केएन सिंह, मात्र 18 दिन रहे। प्रथम दलित सीजीआई बालकृष्ण। ठीक है, याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में जो कोरम की संख्या होती है वो 3 होती है। जैसे नॉर्मली आप 1/3 देखते हैं संसद वाला, लेकिन यहाँ पे कोरम की संख्या 3 होने ही चाहिए। अमेरिका में न्यायाधीशों का कार्यकाल 15 वर्ष या 70 वर्ष होता है। ठीक है, फिर हमारे लिए है एससी में एकल पीठ नहीं होती, डिवीजन बेंच होता है या पूर्ण बेंच होता है। हाई कोर्ट में तीनों बेंच होते हैं, एकल पीठ भी होती है, डिवीजन बेंच भी होता है, पूर्ण पीठ भी होती है। ठीक है, 5 से कम होंगे तो डिवीजन बेंच हो जाएगा, पूर्ण पीठ होगी तो वो 5 के आसपास रहते हैं, 5 रहते हैं लगभग। सीजीआई में फिर चीफ सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला जो न्यायाधीश रही हैं वो फातिमा बीबी रही हैं। हाई कोर्ट में अगर मुख्य न्यायाधीश रही हैं तो लीला सेठ रही हैं, वो भी हिमाचल के हाई कोर्ट से। भारत में प्रथम महिला न्यायाधीश अगर कोई रही है, पूरे भारत में अगर कोई महिला न्यायाधीश पहली रही है तो वो है अन्ना चांडी, जो केरला की थी। आर्टिकल 247 कहता है संसद अतिरिक्त न्यायालय का भी गठन कर सकता है। आर्टिकल 146 कहता है सुप्रीम कोर्ट न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन करती है। ठीक है, मतलब न्याय का ही प्रशासन करते हैं, नॉर्मली प्रशासन होता है तो न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन 146 के तहत सुप्रीम कोर्ट करती है। फिर वही सब मैंने लिखे हैं। हम देख लेते हैं एक बार आपातकाल। आपातकाल जो है भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जर्मनी से लिए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, वो बार बार वही है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि संपूर्ण भारत या उसके किसी भूभाग पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है या होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में वो संपूर्ण भारत या किसी एक
किसी भूभाग पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल के आधार जो रहेंगे युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। ठीक है। फिर 44वां संविधान संशोधन आया था, ये हम 352 पढ़ रहे हैं। 44वां संविधान संशोधन 78 जो आया था उसमें आंतरिक शांति के स्थान पर हमने एक नया शब्द जोड़ा, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है। तो वर्तमान में आपातकाल जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। मोरारजी की देसाई जी की सरकार थी उस समय। इसी संशोधन द्वारा एक और भी प्रावधान किया गया वो 44 में कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव से करेगी। ये नहीं कि केवल कह दिया। ऐसी आपातकाल की घोषणा को 1 महीने के अंदर दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। ये मैंने आपको चार्ट में भी समझाया था। अगर लोकसभा भंग है तो ऐसे में राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पास अगर कर दिया जाता है तो नई लोकसभा जब आएगी तो उसको 30 दिन के अंदर सेम ऐसा ये वाली प्रोसेस को फॉलो करेगी। ठीक है। इस तरह दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पास करने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। 6 माह में 1 महीना भी शामिल होगा जिसमें वो आप पेश करेंगे 1 महीने के अंदर। ठीक है। वही बताया है 352 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा। 6 6 माह करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। 44 से हमने क्या क्या जोड़ा, सशस्त्र विद्रोह और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर होगा। 355 कहता है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्य को युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति से राज्य की सुरक्षा करे। तो 355 भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार 355 ही देता है। ठीक है। 352 जो है उसका आधार या उस वो शक्ति किससे मिलती है, 355 से, क्योंकि 355 ऐसा कर रहा है। अभी तक 3 बार लग चुका है। 1962 से 1968 से भारत चीन का जब युद्ध हुआ था उस समय, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, फिर बाद में शास्त्री जी आ गए थे। ठीक है। 64 में जब वो नेहरू जी की डेथ हो गई थी। 71 से 77 तक भारत पाक युद्ध हुआ था। बीबी गिरी थे और इंदिरा गांधी थी। ठीक है। उसके बाद जो 75 में आपको पता ही है, फखरुद्दीन अहमद अली अहमद थे और इंदिरा गांधी थी। फिर ये आपको मैंने बताया था लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि हो सकती है। संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकता है, एक बार में केवल 1 वर्ष ही बढ़ाएगा। और आपातकाल समाप्त हो गया है तो वो फिर आपातकाल 6 माह से अधिक तक नहीं जाएगा, वो 6 माह तक ही रहेगा। अब एक बार देख लेते हैं 358 क्या कहता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं स्वतः स्थगित हो जाएंगी। जैसे ही आर्टिकल 358, ये इंपॉर्टेंट है, 358, 359, 358 और 359, यहाँ पे ये आर्टिकल 19 की जितनी है वो स्वतः हो जाएंगी। और ये जो 359 वाला है ये राष्ट्रपति भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को स्थगित करेंगे। ठीक है। जब पूरे मौलिक अधिकारों की बात आएगी तो जब राष्ट्रपति ऐसा करेंगे तब ऐसा होगा, लेकिन ये वाली स्वतः ही चली जाएंगी 358 के तहत। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 2021 की परिस्थिति किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता है, ये बोला गया था। आर्टिकल 358 और इनमें थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। ये 19 का स्वतः निलंबन है। इसमें इसमें ये 19 का, इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा इनको स्थगित किया जा सकता है। ठीक है। इनका जो कारण है युद्ध और बाह्य आक्रमण, और इसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह तीनों ऐड रहेंगे। ठीक है। ये जो है ये सीधा भाग 3 का निलंबन है, और ये भाग 3 से यहाँ केवल अनुच्छेद की बात की गई है। 352 आपात शब्द का प्रयोग किया गया। मान लीजिए आपात शब्द पूछे तो 352 में आपातकाल की गणना राष्ट्रपति की उद्घोषणा के दिन से की जाती है। ठीक है। आपातकाल की घोषणा होने के बाद राष्ट्रपति लोकसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है कि भाई सही लगा है कि नहीं। राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का समवर्ती अधिकार प्राप्त कर लेता है ऐसे में संसद। ठीक है। जब 352 लगा होता, मतलब आपातकाल लगा होता है तो मान लीजिए किसी राज्य में लगा हुआ तो फिर समवर्ती के तहत फिर राज्य के कानून बनाएगा। आपातकाल की वापसी कहेगी राष्ट्रपति जब चाहे, वरना लोकसभा के, अगर लोकसभा सत्र में है तो उसके 1/10 सदस्य जो हैं वापस लेने का प्रस्ताव, इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे और फिर उसको साधारण बहुमत से पास करा लिया जाएगा। वहीं अगर नहीं चल रहा है तो 1/10 सदस्य राष्ट्रपति के पास इस प्रस्ताव की सूचना दे देंगे। राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुला लेगा, है ना। विशेष अधिवेशन में उसको सेम वैसे ही करेंगे। बस इसमें ये है कि इसमें राष्ट्रपति बुलाएंगे स्पेशली। राष्ट्रपति शासन पढ़ते हैं। 356 इंपॉर्टेंट है। 356
होता क्या है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा या किसी अन्य माध्यम से, याद रखिए सिर्फ राज्यपाल नहीं, किसी कोई अन्य माध्यम भी हो सकता है, ये सूचना मिलती है कि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है या फिर राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। आधार, राज्य में संवैधानिक संकट हो, जैसा संविधान में हालांकि ऐसा कहीं उल्लेख नहीं कि क्या संवैधानिक संकट है, या फिर राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा जब भी होगा तो 2 माह के अंदर दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से पेश कराया जाएगा। लोकसभा भंग हो तो राज्यसभा द्वारा कराया जाएगा, फिर वही जब नई लोकसभा आएगी तो 30 दिन के अंदर प्रथम बैठक होगी। याद रखिएगा यहाँ 30 दिन हो जाता है, वहां तो एक ही महीने था, 30 दिन था, और बाद में भी 30 दिन था, लेकिन यहाँ पे 2 महीना है, लेकिन बाद में 30 दिन हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत होगा, 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस 6 माह में ये 2 महीने भी ऐड रहेंगे। ये 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक, ये आपको मैंने चार्ट में भी समझाया था। विशेष परिस्थितियों में 3 वर्ष की अवधि को संसद चाहे तो संशोधन करके बढ़ा सकती है। अगर निर्वाचन आयोग की यह राय है कि राज्य में चुनाव नहीं कराया जा सकता है तो भी, और देश में राष्ट्रीय आपातकाल विद्यमान हो तो ऐसा कह देंगे। मान लीजिए कभी कभी निर्वाचन आयोग भी ऐसी सलाह दे देते हैं कि अभी मामला ठीक है, चुनाव कराए जा सकते हैं, तो विभिन्न परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति शासन हटा सकते हैं। वही राष्ट्रपति शासन को अभी मैंने बताया 356, 2 माह में साधारण बहुमत, 6 माह करके केवल 3 साल तक अपवाद स्वरूप बढ़ाया जा सकता है संविधान संशोधन करके। ये आधार इसका है, जैसे उसका आधार था 355, ऐसे इसका आधार है 365। कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो राज्य संघ द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनका पालन करेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो यह माना जाए कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलाएगा। तो ये वाले आर्टिकल से 356 को शक्ति मिलती है। ठीक है, ये आधार है। इस प्रकार से आर्टिकल 365 भी राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार, जो मैं कह रही हूँ वही है। प्रयोग 356 के बारे में अंबेडकर जी ने कहा था कि यह अनुच्छेद संविधान में ऐसे ऐसे ही रख दिया गया। हालांकि सरकारें इनका प्रयोग कभी नहीं करेंगी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा प्रयोग इसी का हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में लाया गया था 1951 में। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा है, और सर्वाधिक बार अगर की बात करें तो यूपी में लगा है 10 बार। फिर दूसरे नंबर पे केरला है, 9 बार लगा है। वेस्ट बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, दीदी लगने नहीं दी। फिर अतिरिक्त नवगठित राज्यों में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, ये नए बने थे इस वजह से। ठीक है, सर्वाधिक प्रयोग अगर बात करें तो इंदिरा गांधी ने 50 बार इसका यूज किया इस आर्टिकल का। एसआर मुंबई केस में कहा गया था, एससी ने कहा था कि राज्यपाल के व्यक्तिगत विचार का कोई महत्व नहीं है, ऐसी सूचना लिखित में होनी चाहिए कि हाँ वो राष्ट्रपति शासन। ये सब जब आए थे, जब इंदिरा गांधी के टाइम पे ये सारी चीजें बवाल चल रही थी, वो राष्ट्रपति शासन लगाए जा रही थी, तो फिर उस समय सुप्रीम कोर्ट को सक्रिय होना पड़ा। अब जब सुप्रीम कोर्ट को सक्रिय होना पड़ा तो फिर ऐसी चीजें हुई, तब ये सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हो तो ये तो इसमें एक वाद आया था, एसआर मुंबई वाद, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल के व्यक्तिगत विचार कोई मैटर नहीं करते हैं, ऐसी सूचना वो लिखित में देंगे। विधानसभा को शक्ति प्रदर्शन मतलब बहुमत सिद्ध करने का अवसर देंगे, ये नहीं कि आपने सिद्धि नहीं करने और लगा दिया राष्ट्रपति शासन। संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति शासन की घोषणा को पास नहीं करती तो विघटित जो विधानसभा पुनर्जीवित हो जाएगी। मतलब आप इसको संसद में पास करवाइए, नहीं करा पाते हैं तो पुनर्जीवित हो जाएगी। प्रभाव वही, राज्य का जो बजट है संसद द्वारा ही, मतलब सारी चीजें फिर राज्य की सारी चीजें संसद देखेगा। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन में संसद राज सूची के विषय पर कानून बनाएगी। कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भी जारी रहेगा अगर विधानसभा उसे समाप्त नहीं करती है तो। राज्य की सभी विधायिका और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र पर समाहित हो जाती है और राष्ट्रपति उस विधायी शक्ति को संसद को प्रदान कर देता है। और संसद मतलब वैसे भी कहा गया है कि 53 में राष्ट्रपति जो है वो अपने स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 356 कहता है कि आपा शब्द का प्रयोग हुआ है, सॉरी 352 में प्रयोग हुआ है, 356 में नहीं, याद रखिएगा, ये डाउट के लिए मैंने यही लिख लिया था। राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जब प्रश्नगत किया गया तभी तो नए नए वो आए, तभी आप देख रहे राष्ट्रपति शासन अब नहीं लगता है, उस समय बहुत लगते थे। राष्ट्रपति शासन कोई भी मौलिक अधिकार स्थगित नहीं होगा। पहली बात, राष्ट्रपति शासन नहीं लगता केंद्र में, एक बेसिक सी चीजें हैं। राष्ट्रपति जब चाहे तो राष्ट्रपति शासन वापस ले सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। याद रखिएगा, विधानसभाएं सामान्यतः भंग नहीं होती हैं। ठीक है, आप ये ना समझे भंग हो जाती तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है,
वित्तीय आपातकाल संपूर्ण भारत या किसी उसमें लगा सकते हैं। ऐसी घोषणा को 2 माह के अंदर दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास कराना होगा, ठीक है। और अगर उसके बाद मान लीजिए अगर नहीं है, लोकसभा भंग है, तो ऐसे में राज्यसभा द्वारा और फिर वही 1 महीने के अंदर इसको नई पुनर्गठित जो लोकसभा आएगी वो करेगी। इस तरह दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पास होने के बाद अनंत काल के लिए लगाया जा सकता है। इसका जो प्रभाव है मतलब वही संघ जितने भी लोग हैं उनके वित्तीय निर्देश दे सकता है। संवैधानिक जो प्राधिकारी हैं उनके भी वेतन में कमी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की भी कमी हो सकती है। कोई वित्तीय जो आपातकाल होता है उसमें कोई स्थगित नहीं होते हैं मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति जब चाहे इसे वापस ले सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें। संविधान संशोधन देख लेते हैं। 368 में है, भाग 20 में है, स्रोत साउथ अफ्रीका। संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च दस्तावेज है, इसे कठोर नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको कठोर ना बनाएं। इसको लचीला बनाने के लिए हमने संविधान संशोधन किया है कि एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ताकि समय समय पर जिस हिसाब का हमारा समाज हो, हमारी चीजें हो, हमारी परिस्थितियां, उस हिसाब से अपने संविधान को सदैव जीवित और जीवंत बनाए रख सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की सख्ती एवं उसके लिए प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 2 तरह के संशोधन होते हैं इस आर्टिकल के तहत, पढ़ते तो हम और भी हैं। एक तो विशेष बहुमत और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ठीक है। सामान्य रूप से हम 3 प्रकार का देखते हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और ये वाले हैं, ये सिर्फ इनके द्वारा है। साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन नहीं होते हैं, याद रखिएगा। संशोधन वही होंगे। साधारण बहुमत द्वारा क्या होगा, कुल राज्य जितने भी सदस्य हैं उनका बहुमत द्वारा या कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा, ठीक है, मतलब 50+1 का कॉन्सेप्ट रहेगा। या जितने उपस्थित हैं कुल उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से, मतलब जो भी है कुल मिला के 50+1 वाली कंडीशन देखेंगे। अब हम देखते हैं साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को संसद में किसी भी सदन में लाया जा सकता है, उसमें मैटर नहीं करता। साधारण बहुमत सरल होता है, किसी भी में ला सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन भी हो सकता है। अब साधारण बहुमत कहाँ कहाँ, जैसे देखिए ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें। नए राज्य का निर्माण करना हो तो साधारण बहुमत ला सकते हैं, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना तो साधारण बहुमत, विधान परिषद का गठन तो, वेतन भत्ते सुविधाएं, संसद की प्रक्रिया, अनुसूची 5 और 6 को लेके भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नागरिकता संबंधी अधिनियम ये भी हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में, जैसे दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति को इन्होंने देखा, आपने देखा लेके आए थे। 5 और 6 की बात करें तो इनर लाइन परमिट जो होता है उसको ऐड करना हो ना करना हो तो भी ये साधारण बहुमत से जब देखो तब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। विशेष बहुमत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक होना चाहिए और उपस्थित जितने हैं और मतदान करने वाले जितने हैं उनका कुल सदस्यों का 2/3, मतलब जो कुल सदस्य संख्या है, मान लीजिए आपकी 250 है, 250 की कुल सदस्य संख्या आधी मान लीजिए, है ना, इसके साथ आधी के साथ आप जितने भी उपस्थित हैं और जो मतदान करने वाले उनका 2/3 होना चाहिए, ठीक है। इसको याद रखेंगे। प्रक्रिया, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, विशेष बहुमत से ही पास किया जाएगा दोनों में, और यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन नहीं होते, राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। संविधान में अधिकतर प्रावधान जो है इसी तरीके से, जो कठोर बनाएगा वो इसे, जो भी कठोर चीजें ऐड करनी होती हैं तो इसी तरीके से की जाती हैं। विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन जब भी आएगा तो याद रखिएगा ऐसा कुछ होगा जिसमें राज्यों का हस्तक्षेप होगा या फिर राज्यों से कुछ ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐड होगा तो ही राज्यों ये वाला विशेष बहुमत आएगा। जैसे इसमें कुल सदस्यों को आधे से अधिक प्लस उपस्थित या मतदान करने वाले लोगों का 2/3 और प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, जैसे अभी आप देखना किस किस में। हालांकि ये होता साधारण बहुमत से ही पास करते हैं, ठीक है। इस तरह के संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में ला सकते हैं, दोनों में अलग अलग पारित होंगे, इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप क्या सारे राज्यों को बुलाते फिरेंगे और सहमति देने के लिए बाध्य है। राज्यों के अनुसमर्थन से तात्पर्य है कि विधानमंडल में दोनों सदन है तो वहां दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पास किया जाएगा, जहां एक सदन है वहां उसी सदन द्वारा पास किया जाएगा। अब इसमें देखिए कौन कौन से, अब जैसे राष्ट्रपति है, हमारा राष्ट्रपति जो है एक तरीके से पूरे देश को प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों को भी प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए ये कठोर बनाया गया। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसको कठोर बनाया गया, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ जो शासित प्रदेश है उनमें हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, नॉर्मली हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। केंद्र राज्यों की जो विधायी शक्तियां हैं वो है ना, 7वीं अनुसूची, राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में मतलब 4थी अनुसूची, और संविधान संशोधन, ये सारी चीजें जो हैं इसमें आधे राज्यों का भी अनुसमर्थन, जल्दी इनको कोई हाथ नहीं लगा क्योंकि आधे राज्य कभी अनुसमर्थन करेंगे ही नहीं।
संविधान संशोधन जो है अध्यादेश द्वारा नहीं होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि अध्यादेश ला दें, अध्यादेश जब आता है आपको पता है कि कोई भी सत्र ना चल रहा हो तो ऐसे में क्या हम संविधान संशोधन कर लेंगे? नहीं, नहीं कर सकते। अगर संविधान संशोधन को प्रस्ताव को एक सदन या लोकसभा ने पास किया हो परंतु दूसरे सदन या राज्यसभा ने अस्वीकार किया हो तो प्रस्ताव समाप्त हो जाएंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे कोई वो बैठक नहीं हो जाएगी, है ना। उसमें आपने पढ़ा है कि संयुक्त अधिवेशन जैसी कोई वो नहीं है, संविधान संशोधन में कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। इसी में 24 संविधान संशोधन द्वारा 1968 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के साथ साथ उसकी शक्ति को भी ऐड किया गया था। तो 24वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मतलब है कि भाई पंचायती राज से तात्पर्य स्थानीय स्तर पर जनता की समस्या और उसके समाधान की प्रक्रिया में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी करने के लिए हमने पंचायती राज व्यवस्था को लेके आए थे। इसमें इतिहास थोड़ा सा इसका देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि मौर्य काल में सबसे छोटी इकाई पहले ग्राम हुआ करता था जिसका अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। इसके जो लक्षण दिखते हैं पंचायती राज के, चोल काल में सबसे छोटी जो इकाई थी उर, ठीक है, वो, और यह ग्राम प्रशासन की सबसे अच्छी व्यवस्था थी। उत्तर मेरु अभिलेख में भी इसका उल्लेख है, ठीक है। मुगल काल की बात करें तो चौधरी, मुकद्दम और पटवारी ये सारी चीजें देखते थे जो अभी नॉर्मली जो पंचायती राज में हो रही हैं। आधुनिक काल में पंचायती राज व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत रिपन ने की थी 1881 में, इसको जान के चलेंगे। स्थानीय सुशासन का जनक भी कहते हैं इनको। संविधान के निर्माण के समय संथानम ने भी संविधान सभा की बैठक में पंचायती राज स्थानीय सुशासन को संविधान में रखने का प्रस्ताव किया था। चूंकि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की जो बात की गई है वो इसी आधार पर की गई। राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है, वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं, हालांकि राज्य करते ही हैं क्योंकि साफ साफ संविधान में है कि वो राज्यों के लिए निर्देश है और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। लेकिन फिर भी इस पे एक जनता का नैतिक बल है तो वो लागू करते ही करते हैं। संविधान जब भी सांविधिक दर्जा होता है तो गठन अनिवार्य हो जाता है। मान लो किसी को सांविधिक दर्जा दे दिया गया तो उसको उसका गठन, मान लीजिए बहुत सारे आयोग हैं उनको सांविधिक दर्जा दे दिया तो फिर उसका गठन करना अनिवार्य हो जाता है। तो इसीलिए जब हमने पंचायती राज को सांविधिक दर्जा दे दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया, तो गठन फिर अनिवार्य हो गया इसका। इसके लिए फिर प्रॉपर चीजें हो गई, एक पूरा इसका स्ट्रक्चर हो गया। बस संवैधानिक दर्जे में एक ये फायदा है कि आप प्रॉपर एक वे में चलते हैं। सेकंड, संविधान लागू होने के बाद महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1952 को जन सहभागिता बढ़ाने के लिए अमेरिकी मॉडल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था, ठीक है। यूपी में पहली बार इटावा में लाया गया था, ठीक है, लेकिन यह पूरी तरीके से असफल रहा। ये जो लाया गया था ये पूरी तरीके से असफल रहा राजस्थान में। फिर जनवरी 1957 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति आई। ये मतलब सारी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि पंचायती राज जो है, जो अभी आज इतने अच्छे फॉर्म में है, ये पहले टुकड़ों में होता था। जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ना, ये पंचायती राज का ही एक भाग है, लेकिन ये सब चीजें टुकड़ों में थी, ठीक है। फिर इस समिति ने रिपोर्ट दी और इसमें उसने बताया कि पंचायती स्तरों को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया, अर्थात विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया इसमें। तो आपने क्या देखा कि बीआर जो मेहता समिति थी उन्होंने उनको तो पहले ये पंचायती राज का वास्तुकार और शिल्पीकार कहते हैं। ये जो समिति अभी थी जो आपने अभी देखी, बलवंत राय मेहता जो समिति थी, इसी ने पहली बार ये बताया कि भाई त्रिस्तरीय बनाया जाए। इसी समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। बीआर मेहता को पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पीकार कहते हैं। 77 में जनता पार्टी की सरकार आई, उसने ग्राम पंचायतों की समीक्षा के लिए फिर अशोक मेहता समिति बनाई। इन्होंने क्या किया, इस समिति ने ग्राम पंचायतों की समीक्षा के लिए गठित होने वाली पहली समिति थी। मतलब यहाँ तो सब समितियां गठित हो गई है ना, ग्राम पंचायत बन गई, मतलब उसके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था करती पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया। लेकिन जब लागू हो जाने के बाद अगर बात की जाएगी कि ग्राम पंचायतों की समीक्षा के लिए अगर पहली कोई समिति बनी तो अशोक मेहता समिति बनी थी, ठीक है, समीक्षा के लिए। इस समिति ने द्विस्तरीय नियम बनाने का सुझाव दिया था कि 2 स्तर पर होनी चाहिए। हालांकि फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट का वो 1985 में जीवी के राव ने की समिति का गठन हुआ था। हमें इसमें ये नहीं देखना है किसने क्या दिया, यहाँ पे केवल इनकी डेट और मंथ ये याद रखिएगा, इनका नाम। 86 में सिंघवी, ठीक है, सिंघवी ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात की थी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है 3 चीजें, याद रखेंगे।
फिर 88 में थुंगन समिति का गठन हुआ था। इन्होंने भी पंचायती संवैधानिक दर्जा देने की वकालत की थी। मान लो कूट में आ जाए तो दोनों याद रखेंगे, सिंघवी और थुंगन। तो दोनों के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वां फिर संविधान संशोधन 92 लाया, जिसमें ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया, और 74 में जो है उसमें नगर पंचायतों को जोड़ा गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इन संशोधनों को 20 अप्रैल 1993 को तत्कालिक राष्ट्रपति जो थे उस समय शंकर दयाल शर्मा जी ने अपनी सहमति प्रदान की, सिग्नेचर करते, और ये लागू कब से हो गए? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल को ही हम पंचायती राज दिवस, ये भी आया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पहली बार एमपी कर्नाटका में पहली बार इससे संबंधित चुनाव कराए गए थे, ठीक है, लेकिन इसको स्वीकार करने वाला कोई था, पहला एमपी था। लेकिन लागू सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगार में किया गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं, फिर ग्राम पंचायत देख लेते हैं। ग्राम पंचायत क्या होती है? भाग 9 में है, 243 ए से लेके ओ तक, ठीक है, ए से लेके ओ तक है। कुल अनुच्छेद इसमें 16 है, कुल अनुच्छेद 16 है। अनुसूची जो है वो 11 में है, और कुल विषय इसके 29 हैं। इसमें यही सब पूछेगा फैक्चुअल में, ठीक है। इसमें जो है देखिए, ग्राम स्तर पर जो होता है ग्राम पंचायत होती है, जो क्षेत्र या खंड ब्लॉक के स्तर पर होता है वो क्षेत्र पंचायत होती है, ठीक है। ग्राम पर ग्राम पंचायत, और क्षेत्र या ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में पंचायतों को 2 स्तरीय बनाया गया है। वेस्ट बंगाल एकमात्र अपवाद स्वरूप जहाँ पे 4 स्तरीय है, जैसे ग्राम पंचायत के बाद आंचल और आंचलिक, ये 2 भागों में डिवाइडेड, तो यहाँ पे 4 है। निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें लागू नहीं, क्योंकि वहां पे पहले ही SC ST वाली जो भी हैं, मतलब अनुसूची उनकी जो अलग से जनजातीय परिषदें काम कर रही हैं, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। 5वीं और 6ठी के अनुसार इन प्रदेशों में पंचायती राज जैसी व्यवस्थाएं पहले से विद्यमान है, उन्हीं के समानांतर है, तो जनजातीय परिषद के रूप में वहां जाने जाते हैं, तो वहां काम नहीं करेगा, ठीक है। ग्राम पंचायत पर ग्राम सभा क्या होती है देख लेते हैं। ग्राम सभा मतलब गांव के जितने भी लोग हैं वो सब, अब पूरी ग्राम सभा हो गई, वहां से निर्वाचित होकर कौन बन जाते हैं? ग्राम पंचायत में आ जाते हैं, ठीक है। राज्य सूची का विषय याद रखेंगे। ग्राम सभा 18 वर्ष से जितने भी वयस्क हैं और उनका मतदाता सूची में नाम है, उन गांव से मिलकर बना हुआ समूह होता है। ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम सभा से निर्वाचित जो सदस्य आते हैं वो ग्राम पंचायत में आते हैं। गठन राज्यपाल करेगा, राज्य सरकार करेगा, है ना, उनकी अधिसूचना के माध्यम से। इसमें संरचना रचना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। निर्वाचन प्रधान इसमें चुना जाता है, और मतलब प्रधान और सदस्यों का चुनाव होता है, और वहां के जो गांव के लोग होते हैं इसको डायरेक्टली चुनते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इसको सब कराता है, ये वाले चुनाव। उप प्रधान का हमारे यहाँ पे जो चुनाव है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य अपने में से ही कर, जैसे जब भी उप प्रधान हो गया है, उप प्रधानमंत्री, सब हमारे संविधान में थे नहीं, सुविधाजनक जो है, सुविधा अनुसार ये सारी चीजें लाई गई, ठीक है। निर्वाचन के संबंध में नियम बनाने का अधिकार विधानमंडल को ही है, पंचायत को लेकर, ठीक है। इसमें क्या होता है, आरक्षण की बात की जाए तो SC ST OBC महिलाओं को आरक्षण दिया गया पंचायतों में, कि उनके हिसाब से सीटें वो होती हैं। महिलाओं को 33% पंचायतों में आरक्षण दिया जाएगा, देना जरूरी है। राज्य सरकार चाहे तो महिलाओं को 50% भी दे सकती है, सब राज्यों के अपने अपने ऊपर है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। बिहार में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया गया है। ये चक्री होगा, एक पूरा चक्र होगा कि आज ये होगा तो फिर ये होगा, फिर ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ये पूरा चक्र चलेगा, प्रत्येक 5 वर्ष पर परिवर्तित होता रहता है ये चक्र। 50% वाले जो राज्य हैं वो याद कर लेंगे। बिहार, ये हमसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, किन राज्यों ने 50% मतलब 33 से भी ज्यादा दे, तो मुझे उस समय याद थे बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और MP, ये सारे, ठीक है। कार्यकाल की बात करें, पंचायतों का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगा। राज्य सरकार जब चाहे पंचायतों को विघटित कर सकती है, लेकिन विघटन के 6 माह के अंदर ही चुनाव कराना होगा। अगर केवल कार्यकाल 6 माह बचा है तो फिर चुनाव कराना जरूरी नहीं है, जो नॉर्मली नया आएगा वो। प्रधान और सदस्य का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है, और ये स्वतः त्याग पत्र भी दे सकते हैं। अपना त्याग पत्र प्रधान को, सदस्य अपना त्याग पत्र प्रधान को देंगे, और प्रधान अपना त्याग पत्र आपका DPRO जो होता है, जिला पंचायत राज अधिकारी, उसको देंगे। फिर DPRO क्या करेगा? प्रधान DPRO 30 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। प्रधान को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो ऐसा प्रस्ताव विशेष बहुमत से, जब भी अविश्वास, ये सब प्रस्ताव जिसमें किसी को हटाना हो और जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुना हो, तो वहां पे हमेशा चीजें कठोर होंगी, इस बात को याद चलिएगा। ग्राम सभा की बैठक में विशेष बहुमत से पास किया जाएगा।
अविश्वास प्रस्ताव पहली बार के कार्यकाल अगर आ गया है तो 2 वर्ष के अंदर नहीं लाया जाएगा। तो वहां तो फिर इस हिसाब से, क्योंकि क्षेत्र स्तर की जो राजनीति है वो ज्यादा एक तरीके से उतनी वो नहीं होती है, एक तरीके स्थायित्व तो नहीं होता उसमें वो, क्योंकि क्षेत्रीय लोग आप तो जानते हैं प्रधानी के चुनाव के कितने बवाल चलते हैं। तो इसीलिए ये वाला किया है कि अविश्वास प्रस्ताव पहली बार के कार्यकाल में 2 वर्ष के अंदर तो नहीं लाया जा सकता, बाद में कुछ भी लाओ। और एक बार अगर अविश्वास प्रस्ताव असफल रहा है तो दोबारा 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव आप नहीं लाएंगे। तो वरना तो ये फिर क्षेत्र की जो छोटी छोटी राजनीतियां हैं ये तो चलना ही बंद हो जाए। योग्यता विधानमंडल तय करेगा, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और निर्वाचन नियमावली में उसका नाम हो। शैक्षणिक योग्यता अभी तक तो ऐसा किया नहीं, लेकिन राजस्थान ने पहला किया था, दूसरा हरियाणा ने ऐसा किया था। और बैठक की बात करें, एक बार सार्वजनिक बैठक जरूर होगी, इसकी पूर्व सूचना पूरे गांव में दे दी जाती है, इसकी अध्यक्षता प्रधान ही करेंगे। ये 6 समितियों पे काम करते हैं, इनकी निर्माण कार्य को लेके होती है, एक नियोजन को लेके होती है, एक प्रशासनिक को लेके होती है, एक शिक्षा स्वास्थ्य जल, इनकी टोटल 6 समितियां होती हैं ग्राम की, ठीक है। ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत मतलब ग्राम स्तर पर कोई पदेन सदस्य नहीं होता। पदेन सदस्य जो होगा वो विधायक सांसद, ये चूंकि ग्राम से कोई लेना देना बहुत ज्यादा रहता नहीं है, तो जब आप क्षेत्र स्तर पर देखेंगे तो वहां पे जो विधायक है फिर वो पदेन सदस्य होने लगेंगे। वहीं जब जिला स्तर पर जाएंगे तो विधायक सांसद दोनों होने लग जाएंगे, ठीक है। ग्राम स्तर पर कोई नहीं। अब देखिए क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत जो होता है क्षेत्र स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो समिति काम करती है उसको कहते हैं, इसमें एक जिसमें सदस्य होते हैं और ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जैसे वहां प्रधान और वो थे। 2000 की जनसंख्या पर एक क्षेत्र पंचायत होता है, एक बीडीसी होता है, जिनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष करती है। यही बीडीसी सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को ब्लॉक प्रमुख चुन लेते हैं अप्रत्यक्ष द्वारा। बीडीसी सदस्य का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 साल तक होता है और ये अपना त्यागपत्र ब्लॉक प्रमुख को दे सकते हैं, और ये ब्लॉक प्रमुख होगा ये अपना जिला पंचायत अध्यक्ष को दे सकते हैं। इनके द्वारा भी, इनको भी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, वही विशेष बहुमत होना जरूरी है। क्षेत्र पंचायत समिति में ग्राम पंचायत प्रधान देखिए और क्षेत्र के सांसद और विधायक इनके पदेन सदस्य होंगे। वह बैठक की कार्रवाई में भाग लेंगे, बस मतदान नहीं करेंगे, याद रखेंगे। जिला पंचायत, जिला स्तर पर जो जिला पंचायत समितियां कार्य करती हैं उसमें सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत सदस्य होता है जिसको प्रत्यक्ष चुनते हैं। वहीं जिला पंचायत सदस्य हैं अपने में से किसी एक को जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लेते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। सदस्यों का कार्यकाल वही प्रथम वर्ष तक वही रहता है, ठीक है। ये स्वतः त्यागपत्र दे सकते हैं और अध्यक्ष इसको दे सकता है जिला पंचायत राज अधिकारी को। जिला पंचायत में ब्लॉक चीफ मतलब ब्लॉक प्रमुख, सांसद, विधायक, ये सब पदेन सदस्य होते हैं, मतलब सब एक दूसरे के वो होते हैं, ग्राम को छोड़ के बाकी सब में विधायक सांसद आपके पदेन सदस्य रहेंगे। फिर राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग जो होता है इनको वित्त देता है, पंचायतों को करों से संबंधित वित्त देने के लिए और अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य एक वित्त आयोग का गठन करेगा। और राज्य निर्वाचन आयोग इनके चुनाव कराएगा और लेखा परीक्षण करने के लिए विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों के लेखा और उनके रखरखाव का प्रावधान कर सकती है। आपने कभी देखा होगा कैग जो है उनको पंचायतों का भी काम दिया जाता है, इसीलिए विधानमंडल चाहे तो उनको बुलाकर ये सारे काम सौंप सकती है। पंचायत चुनाव से संबंधित परिसीमन और आरक्षण से संबंधित कोई भी जो विवाद होगा वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनाव में, पंचायत चुनाव में कोई भी परिसीमन और आरक्षण से रिलेटेड विवाद होगा वो न्यायालय नहीं जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। नगर पंचायत है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, नगर पंचायत को बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए जो है इतना ही ठीक है। और आपकी अभी एक डेढ़ क्लास में मुझे लगा ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि 50 पेज और बचे हैं, उनमें से भी 5-6 पेज लिखने वाले हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।